साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपकी अभी पहले क्लास हुई थी इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में और वो सेकंड ग्रेड के लिए अपन क्लास स्टार्ट कर रखे थे, उसी सीरीज के अंदर अपन बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए, एग्जाम तो आपकी नज़दीक आ गई है, मैं फालतू बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। अब है कि एग्ज़ाम आपकी नज़दीक है, तो आप है ना, जो पिछला पेपर जो था आपने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, उसकी एग्ज़ाम आपकी कैंसिल हो गई थी। फर्स्ट पेपर उसमें कैंसिल कर दिया क्योंकि वो पता नहीं जो भी घटनाएं हुई वो उनको पता है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन वो पेपर रद्द हो गया। अब वो पेपर आपका दोबारा से होना है, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा अपन जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे है और आज का जो अपना टॉपिक है, जैसे आपने जो सिलेबस के अंदर लिख रखा है, भारत के कृषि सेवा और उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है या उसका आपके जीडीपी के अंदर क्या योगदान है, भारत में इकोनॉमी में वो किस प्रकार से सहायक है या किस प्रकार से वो सहायता है। मतलब कि अपन बात करें कि जो जीडीपी है, जीडीपी के अंदर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे दे रखा है, ध्यान रहे, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का जो इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट थी 2000 अभी जो 2022-23 की जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में भी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे, उसकी भी मैंने यहाँ पे स्लाइड में लगा रखा है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या है कि श्रम ब्यूरो जो शिमला है, श्रम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा, कहाँ पर है, शिमला में है। श्रम ब्यूरो मुख्यालय शिमला द्वारा कौन सा सूचकांक तैयार एवं जारी किया जाता है, यानी कि जो श्रम ब्यूरो है शिमला में जिसका हेडक्वार्टर है वो कौन कौन से सूचकांक जारी करता है और कौन कौन से सूचकांक को तैयार करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, इसमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले लिखा है औद्योगिक श्रमिक हेतु, कृषि श्रमिकों हेतु, ग्रामीण श्रमिकों हेतु, उपरोक्त सभी। तो बताओ इसमें से कि जो श्रम ब्यूरो है, मैं बताऊं आपको कि श्रम ब्यूरो क्या करता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो शिमला में है और इसके द्वारा जो जारी किए जाने वाले सूचकांक है, एक तो ये जारी करता है उद्योगों के लिए, उद्योग क्षेत्र के लिए, उद्योग के अलावा कृषि क्षेत्र, जैसे अपन बात करें ना कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि वगैरह ये सब आते हैं। अपन बात करें कि ये कौन कौन से सूचकांक हैं जो इसके द्वारा जारी किए गए। देखो, सबसे पहले औद्योगिक श्रमिकों हेतु, बिल्कुल सही बात है कि जो श्रम ब्यूरो है, श्रमिक जो है वो किस प्रकार से उनको आमदनी वगैरह प्राप्त होती है, कितने दिन का उनको रोजगार पर है, वो सब चीज़ इसमें आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, औद्योगिक श्रम ब्यूरो हेतु, बिल्कुल सही बात है। अगला है श्रमिकों हेतु सूचकांक जारी करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। भाई उद्योग जो है श्रमिक ही तो काम करे ना, श्रमिकों से संबंधित जो भी है श्रम ब्यूरो है ये इनके डाटा जारी करता है। तो ये आ जाएगा औद्योगिक क्षेत्र हेतु, कृषि क्षेत्र हेतु, ग्रामीण क्षेत्र हेतु, उपरोक्त सभी। तो बताओ इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। कि आपके सामने 3 जो सूचकांक दे रखे हैं ये किसके द्वारा। देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र हेतु, औद्योगिक श्रमिक हेतु, कृषि श्रमिक हेतु और ग्रामीण श्रमिक हेतु सूचकांक जो जारी करने वाली और तैयार करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी, श्रम ब्यूरो। और श्रम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है, शिमला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला आपके सामने कुछ डाटा दिए हुए हैं और ये इकोनॉमिक सर्वे जो अभी जारी हुआ था राजस्थान का, उसके आधार पर है। सबसे पहले आपके पास में सामने लिखा हुआ है कि स्थिर मूल्य पर वृद्धि कितनी हुई, प्रचलित मूल्य पर कितना है और वृद्धि कितनी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक तो अपन किसी वस्तु को आधार मान के, जैसे समझना पहले, देखना, अपन लोग जैसे चर्चा करें यहाँ पे, एक तो होता है स्थिर कीमत और एक होता है प्रचलित कीमत। स्थिर कीमत, प्रचलित कीमत। अब स्थिर कीमत से क्या मतलब है, आप कहोगे। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई वस्तु 2011-12 के अंदर, अगर मान लो ये वस्तु जो थी वो 10 रुपये की आ रही थी। कितने रुपए की आ रही थी, 10 रुपये की आ रही थी। अब वर्तमान में मैं कहूँ कि ये वस्तु जो है वो 22 रुपये की आ रही है। अब मैंने आपको कहा कि भाई
आप लोग है ना, ये जो मेरे पास में ये मार्कर है ये 22 रुपये में ले सकते हो। तो आप कहोगे कि आप पहले तो ये 10 रुपये का दे रहे थे, अब 22 रुपये क्यों ले रहे हो? तो मैं कहूँगा भाई आपने जो तुलना की है, कंपैरिजन की है, वो किसके आधार पर की है? पिछले वर्ष के आधार पर की है। अगर अपन किसी एक वस्तु को आधार मान करके उसका डाटा विश्लेषण करें या उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएं तो वो होता है स्थिर कीमतों पर। किस पर होता है? स्थिर कीमतों पर। और प्रचलित कीमतों पर कितना होता है? जो वर्तमान में प्रचलित है कीमतें, उनके आधार पर इसकी गणना की जाती है। तो सुनो, देखो आपको दे रखा है कि कृषि का योगदान जीडीपी में, यानी कि जो भारत का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसके अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर तो कितना है? 28.50% है। और 28.50% होने के साथ साथ पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 5.22% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 5.22% की। अगर अपन बात करें कि कृषि का एसजीडीपी में योगदान किस पर? प्रचलित मूल्य पर। प्रचलित मूल्य पर जो योगदान है वो कितना है? 28.95% है। यानी कि प्रचलित मूल्य में जो वृद्धि दर है वो कितना है? 13.84% है, यानी कि 13.84%। हाँ हाँ, आगे देखो, इसमें लिखा है कि कृषि क्षेत्र का एसजीडीपी में जो योगदान है स्थिर मूल्य पर तो कितना है? 28.50%। और प्रचलित मूल्य पर कितना है? 28.95%। और आपसे बात करें कि वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर, तो वृद्धि दर कितना परसेंट है? 5.22% है। लेकिन इसमें प्रचलित कीमतों पर कितना परसेंट है? 13.84% है। प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि दर है वो कितना है? 13.84%। और स्थिर कीमतों पर इसका वृद्धि दर कितना है? 5.22%। जैसे आपसे कहें कि प्रचलित कीमतों पर एसजीडीपी कृषि क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है? आप कहोगे कि सर जो ये योगदान है वो 28.95% है। मैं कहूँ आपको कि स्थिर कीमतों पर योगदान कितना है, तो आप कहोगे 28.50% है। आई बात समझ में? बता सकते हो ना? देखो एसजीडीपी अनुसार स्थिर मूल्य पर तो कितना है? अगर ये मूल्य में दे रखा है यहाँ पे 2.09 लाख करोड़ रुपए है। और प्रचलित मूल्य पर कितना है? 3.79 यानी कि 3.79 लाख करोड़ है। फिर है वार्षिक वृद्धि दर 2018-19 से 22-23 के बीच में वार्षिक वृद्धि दर की बात करें, वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर तो कितनी है? 7.48%। यानी कि इसकी जो कृषि क्षेत्र के योगदान की बात करें और इसमें स्थिर मूल्य पे बात करें, तो स्थिर मूल्य पे इसकी वृद्धि दर जो है, वार्षिक वृद्धि दर, वो कितना परसेंट है? 7.48% है। और अगर प्रचलित मूल्य पे बात करें तो वो कितनी है? 14.33% है। बात समझ में आई होगी कि कृषि क्षेत्र का योगदान जो है, कृषि क्षेत्र का एसजीडीपी में योगदान स्थिर कीमतों पर पूछे तो कितना बताओगे? आप कहोगे कि सर ये 28.50% होते हैं। कितना होता है? 28.50। वृद्धि कितनी है? 5.22%। प्रचलित मूल्य पर कितना है? 29.95। वृद्धि दर कितनी है? 13.84% है। अगर अपन बात करें कि वृद्धि दर, जो वार्षिक वृद्धि दर है 7.48 तो स्थिर कीमतों पे और 14.33 किस पे है? प्रचलित कीमतों पर है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो बात समझ में आई होगी यहाँ तक। देखो आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला देखो, फिर आगे आपके सामने लिखा है अब देखना इसको क्या लिखा है। कृषि में क्षेत्रवार योगदान। कृषि जो है, कृषि के अंदर कौन से क्षेत्र का कितना परसेंट योगदान है, इसके 4 आधार आपके सामने लिखे हैं। पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य। पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य। सबसे अधिक योगदान पशुधन का कितना परसेंट योगदान है? 46.41%। आर्थिक समीक्षा जो नई रिपोर्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट है? 46.41%। अगर इसमें वृद्धि की बात करें तो वृद्धि दर कितना है? 3.91% है। कितना है? 3.91% है। फिर अपन बात करें कि फसल कितना है, फसल का योगदान है 46%। अगर इसमें वृद्धि दर की बात करें तो वो कितनी है? 6.39%। फिर बात करें वानिकी, वानिकी का कितना परसेंट योगदान है? 7.20% है। और अगर इसमें वृद्धि दर की बात करें तो वानिकी के अंदर जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 5.18% थी।
कितनी हो गई 5.18%। फिर अगर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्षेत्र आता है उसकी बात करें तो वो कितनी थी मत्स्य क्षेत्र, और मत्स्य क्षेत्र का योगदान कितना है 0.39%। कितना है 0.39%। यहाँ पे बात करें कि इसमें वृद्धि दर जो है वो कितनी है 17.65% है। यानी कि अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि कृषि क्षेत्र का या कृषि में क्षेत्रवार योगदान सर्वाधिक किसका है। सबसे पहले आप क्या बताओगे कि सर सबसे पहले है ना पशुधन का योगदान है, और पशुधन का योगदान कितना है 46.41%। फिर आप कहोगे फसल का योगदान कितना है तो 46%। ये ध्यान रखना 46.41% पशुधन है और 46% क्या है फसल, पहले ये फसल था, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक सर्वे की जैसे रिपोर्ट नहीं जारी हुई तो ये क्या हो गया इसमें पशुधन नंबर फर्स्ट पे आ गया। अब मैं कहूँ कि सबसे अधिक योगदान तो किसका, आप कहोगे पशुधन का। मैं कहूँ कि सबसे अधिक वृद्धि किस में हुई तो आप क्या कहोगे कि सर सबसे अधिक वृद्धि तो है ना किस में हुई थी मत्स्य क्षेत्र में, और वो कितनी थी 17.65% थी। बता सकते हो, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक पूछ रहा है आपसे, तो बताओ देखिए इसका सही आंसर, कमेंट करते रहना आप लोग भी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ए कुरियन, लाल बहादुर शास्त्री, अमर्त्य सेन, MS स्वामीनाथन। बताओ इसका आंसर बताओ कमेंट करके। बताओ हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति नंबर फर्स्ट देखो कब है 1966 से 67, 1966 से 1967 है। और इसके जो जनक माने जाते हैं, इसके जनक कौन हैं MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति की जनक कौन हो गए MS स्वामीनाथन हो गए। फिर अगर अपन लोग चर्चा करें कि सर यहाँ पे सेकंड की अगर अपन बात करें तो सेकंड कब है 2006 है। सेकंड कब है हरित क्रांति 2006। और इसके अंदर कौन कौन शामिल थे, वही बात MS स्वामीनाथन और प्लस में APJ अब्दुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम आजाद थे, ये इसके साथ शामिल थे। अगर अपन लोग बात करें कि सर यहाँ पे आपने क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, अब बता दो कमेंट करके आंसर देखिए क्या आ जाएगा। बताओ, मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट जो है 1966 से 67 थी, और इसका क्या था जनक कौन था MS स्वामीनाथन। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा MS स्वामीनाथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रहे यहाँ पे ये जो सेकंड है इसको अपन एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एवरग्रीन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इसके अंदर शामिल कौन थे 2006 MS स्वामीनाथन प्लस APJ अब्दुल कलाम। बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन बताओ। आर्थिक समीक्षा 2022-23 अनुसार प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान कितना % है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान कितना % है। प्रचलित कीमतों पर पूछ रहे हैं ना कि स्थिर कीमतों पर। तो देखो आर्थिक समीक्षा 2022-23 की यहाँ पे अपन बात करें कि कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान की चर्चा करें तो देखो एक तो मैं आपको बताया था कि स्थिर कीमतों पर योगदान, और स्थिर कीमतों पर जो योगदान था इसमें वृद्धि, और फिर मैं यहीं पे लिख दूं जैसे प्रचलित कीमतों पर, और इसमें वृद्धि दर कितनी % थी। अभी अपन पहले पढ़ के आए कि कृषि क्षेत्र का योगदान GDP में स्थिर कीमतों पर तो कितना % था 28.50% था। कितना % था 28.50% था। अब इसमें वृद्धि की बात करें तो इसमें वृद्धि दर कितनी आई थी 5.22%, बिल्कुल सही है। फिर बात करें कि प्रचलित कीमतों पर योगदान कितना था तो आप कहोगे कि सर ये 28.95% था, और इसमें वृद्धि की बात करें तो अपन कितनी हो जाएगी 13.84। बताओ ये बात अपन पहले पढ़ के आए क्या, एक स्लाइड जो मैंने आपके सामने लगाई थी इसमें से आप देख सकते हो।
अच्छे से लिखा हुआ है कि कृषि का एसडीपी में योगदान कितना है, स्थिर मूल्य पर तो 28.50 है, वृद्धि दर की बात करें तो 5.22% है, प्रचलित कीमतों पर चर्चा करें तो 28.95 है और वृद्धि दर कितना है 13.84% है। तो बताओ ये यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? कि यहाँ पे देखो आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं और ऑप्शन भी इसी तरीके से सेट किए हैं कि आपको समझ आ जाए। देखो ये वाला तो क्या हो जाएगा 28.50, तो ये तो स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी है 5.22% है। फिर बात करें कि स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर कितना है 28.95% है और वृद्धि दर कितनी है 13.84%। तो ये बोल रहा है कि प्रचलित कीमतों पर, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। अगला देखो, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड, NABARD। अब इसका बता दो, पूरा नाम बताओ और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आप कमेंट करके बताओ कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 12 अप्रैल 1981 को हुई थी, 12 अप्रैल 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी या 12 जुलाई 1981 को हुई थी? कमेंट करके बताओ। नाबार्ड जो है, ये नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक संस्था है या एक बैंक है जो क्या करता है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है या पैसे देता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट करके बता दो एक बार। मैं हेडक्वार्टर तो मैं बता देता हूँ कि नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और मैंने इसका कार्य भी बता दिया। क्या करता है? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। अब बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हेडक्वार्टर हो गया, कार्य हो गया, स्थापना देखो 12 अप्रैल 1981 को हुई थी, 12 अप्रैल 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी या 12 जुलाई 1981 को हुई थी? तो बताओ नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? अगर अपन लोग स्थापना की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा है कि प्रीमियम राशि को, आपको कथन नीचे आपके सामने लिखे हैं, बोल रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशियों के संबंध में असत्य कथन कौन सा होगा? आपके सामने 4 कथन लिखे हुए हैं, इसमें से असत्य कथन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये सत्य कथन पूछ रहा है। अब बता दो इसमें कि कौन सा होगा फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो देखो इधर अपन बात करें कि प्रीमियम राशि और फसल, जैसे 2% तो प्रीमियम राशि किसके लिए फिक्स है? खरीफ की फसल के लिए। और खरीफ की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल जैसे बाजरा है, बाजरा के टाइम में जो भी फसल बोई जाती है वो किस में है? खरीफ की फसल में। फिर अपन बात करें कि जो रबी की फसल है, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, गेहूं, जौ, चना, सरसों, इनके लिए जो प्रीमियम राशि है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अकॉर्डिंग वो कितनी परसेंट है? 1.5% है। कितने परसेंट हो जाएगी? 1.5%। फिर इसके बाद में बात करें बागवानी के लिए, तो बताओ बागवानी के लिए जो प्रीमियम राशि तय की गई है वो कितना परसेंट है? 5% है। बात समझ में आई होगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम राशि कितनी है? 2% है। रबी की फसल के लिए 1.5% है तथा बागवानी के लिए कितना है? 5% है। अब स्टेटमेंट आपके सामने ये जो लिखे हुए हैं 4, इनको पढ़ो। खरीफ की फसल की प्रीमियम राशि 2% है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि खरीफ की जो फसल है उसके लिए प्रीमियम राशि कितना परसेंट है? 2% है। फिर बात करें कि बागवानी के लिए, तो बागवानी के लिए प्रीमियम राशि कितनी थी? देखो यहाँ पे 5%।
तो ये कथन भी बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट बात करें कि रबी की जो फसल है इसके लिए प्रीमियम राशि 1.5% है क्या? बिल्कुल सही बात है, सभी कथन सत्य हैं। इसका मतलब देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि सारे जो ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं वो क्या है? बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन देखो, कृषि में सर्वाधिक योगदान कौन से उप क्षेत्र का है? कृषि के उप क्षेत्र अपन अभी 4 पढ़ के आए थे। देखो एक तो पढ़े थे क्या? पशुधन। पशुधन के बाद में 2 नंबर पे क्या आया था बताओ? फसल। फिर क्या था? वानिकी। और वानिकी के बाद में क्या था? मत्स्य। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं दिखा देता हूं, ये देख पढ़े थे यहाँ पे कि कृषि क्षेत्र पशुधन का तो कितना है? 46.41%। फसल का कितना है? 46। वानिकी 7.20 और मत्स्य क्षेत्र कितना है? 0.39% है। तो ये आपको बोल रहा है कि कृषि क्षेत्र, कृषि में सर्वाधिक योगदान कौन से उपक्षेत्र का है? तो देखो कृषि में सर्वाधिक योगदान किसका आया था? पशुधन का आया था। कितना परसेंट योगदान है? 46.41% है। कितना योगदान है? 46.41%। ये देख लो पशुधन में कितना योगदान है? 46.41%। तो देखो पशुधन का योगदान कितना है? 46.41%। ये हो गया इसका। तो बताओ कृषि में सर्वाधिक योगदान किसका हो गया? पशुधन का। अगर ऐसे पूछता कृषि में सर्वाधिक योगदान या कृषि में योगदान देने वाला वह क्षेत्र, वह उप क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो कौन सा हो जाता? मत्स्य क्षेत्र, जिसमें लगभग 17% के समथिंग वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अब बताओ इसका। नेशनल मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ई नाम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके सामने लिखा है कृषक को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, यानी कि जो किसान है, किसान ने जो खेती की है, ई नाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में आपके सामने 4 कथन लिखे हैं। इसमें से बताना है कि ई नाम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? कृषक को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, यानी कि किसान जो है खेती करके जो उपज करेगा या पैदावार करेगा उसको उसकी उचित मूल्य उपलब्ध करवाना। फिर है समूचे देश में कृषक को ई बाजार की उपयुक्त सुविधा देना, यानी कि किसान जो है वो खेती करके, ई बाजार का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अपन ऑनलाइन वगैरह जो ऑर्डर करते हैं उसके बारे में। कृषि को चयनित नियमित थोक बाजारों में ई विपणन की सुविधा देना, यानी कि कृषकों को चयनित नियमित थोक बाजारों में ई विपणन की सुविधा देना। फिर है कृषकों के बीच उनके कल्याण के लिए लाभ का वितरण करना। देखो ये ई नाम का बिल्कुल भी एक भी उद्देश्य नहीं है। ई नाम का उद्देश्य क्या है कि ई विपणन की सुविधा कृषकों को उपलब्ध करवाना। तो बताओ ये ई विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाना ये कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेफेड। नेफेड का पूरा नाम देखो पहले तो, नेफेड का पूरा नाम क्या है? नेफेड का पूरा नाम क्या है? नेशनल NEFED, नेफेड। नेफेड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है। के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? के संदर्भ में जो आपके सामने कथन लिखे हुए हैं इसमें से सत्य कथन आपको बताना है। इसमें एक ऑप्शन तो दिया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसकी स्थापना अक्टूबर 1958 में हुई थी। जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि नेफेड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? अक्टूबर 1958 में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1958 में हुई थी। अगर अपन बात करें कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये उद्देश्य क्या होता है कि कृषि के जो भी उत्पाद हैं, कृषि, बागवानी और वन, इनका क्या करता है? उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित करता है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि, बागवानी और वन उपजों के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित करना। बिल्कुल सही है। अगला है अंतरराज्यीय आयात और निर्यात के व्यापार को बढ़ावा देना। अंतरराज्य मतलब 2 राज्यों के बीच में क्या करता है ये? आयात निर्यात, कृषि से संबंधित जो भी उपकरण वगैरह है, फसल वगैरह है, उनका आयात निर्यात की व्यवस्था करने वाला कौन है? नेफेड है। नेफेड की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1958 में हुई थी। ये क्या करता है? कृषि, बागवानी, इनके जो उत्पाद हैं इनको बढ़ावा देता है, इनके प्रसंस्करण, इनको क्या करता है? भंडारण करने की व्यवस्था करता है।
फिर है कि अंतर राज्य, दो राज्यों के बीच में आयात और निर्यात को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो देखो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, एक ऑप्शन रह गया यहाँ पे डी, मैं लिख देता हूँ उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि सारे कथन जो है वो नेफेड के बारे में क्या है, बिल्कुल सही है। देखो ये क्वेश्चन में ऐसे है कि उपयुक्त सभी, ये तो आपको याद करना है ही नहीं ना, ऐसे याद रखना नेफेड क्या है, नेफेड का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ हो गया। दूसरा है इसकी स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1958 में हुई थी। तीसरा है कि उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि कृषि, बागवानी और वन उपजों के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित करना। फिर ये हो गया, फिर और क्या काम करता है ये, कि अंतर्राज्यीय स्तर पर आयात और निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अगला देखो, भारत में राज्यों द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने, कृषि जोत कर लगाने का सुझाव किसने दिया था, कृषि जोत कर लगाने का सुझाव कौन सी समिति ने दिया था, आपके सामने लिखी है, चेलिया समिति, आबिद हुसैन समिति, के.एन. राज समिति, केलकर समिति। बताओ इसका आंसर सही क्या होगा। क्या बोल रहे हैं कि राज्यों द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव किसने दिया था, कर लगाने का सुझाव किसने दिया था, के.एन. राज समिति ने दिया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है कि सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे। आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हैं, इसमें देखो, नीली क्रांति मसाला उत्पादन, नीली ये रजत क्रांति मसाला उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। बताओ इसका सही आंसर कौन सा होगा। देखो ये लिखा है रजत क्रांति, ये रजत क्रांति जो थी वो किससे संबंधित थी, सोने से, चांदी, पेट्रोलियम, इनसे संबंधित थी। और नीली क्रांति मछली उत्पादन, ये सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट, गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि ये इसमें शामिल नहीं है। अगला देखो, भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों के लिए वन नेशन वन मार्केट, यानी कि एक देश एक बाजार के लिए निम्न पोर्टल बनाए गए हैं। कुछ पोर्टल जो है वो भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं, जिसके माध्यम से क्या है कि एक देश एक बाजार बना दिया। जैसे अपन बात करें कि अपन कृषि के अंदर, जैसे मान लो कि बाजरे की फसल है, उसने सरकार ने तय कर दिया कि इसकी रेट एमएसपी के तहत की इतनी है, तो अपन क्या करेंगे, इन पोर्टल के माध्यम से अपनी जो खाद्य उत्पादन अपन ने किया था उसको अपन इस पर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो कौन कौन से हैं देख लो, चैंपियन पोर्टल, गलत लिख रखा है, लक्ष्य पोर्टल, इनाम पोर्टल, उपरोक्त सभी। तो बताओ इसमें से सही कौन सा होगा। उपरोक्त सभी देखिए, उपरोक्त सभी नहीं करना है, एक ही पोर्टल है और वो कौन सा है, इनाम पोर्टल। इनाम पोर्टल पे अपन क्या कर सकते हैं कि कृषि जो उत्पाद है उनके लिए वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक ही मार्केट उपलब्ध करवाई गई, यानी कि आप चाहे कहीं भी खरीदो उसकी मार्केट हर जगह पे क्या रहेगी, सेम। और वो पोर्टल कौन सा है, इनाम पोर्टल। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यानी कि जो किसान अपनी जो भूमि है, भूमि के ऊपर पैसे या लेते हैं खेती करने के लिए, फिर उसको ब्याज सहित वापस लौटाते हैं, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ कब हुई थी, अगस्त 1998 में, जुलाई 1999 में, अगस्त 2014 में, जुलाई 2004 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी अगस्त 1998 में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी, यानी कि भारत के अंदर पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी, 1951-52 में, 61-62, 55-56 और 80 और 81। बताओ कब हुई थी भारत में पहली कृषि जनगणना, भारत की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना, कब हुई थी, 1980 और 81 के बीच में हुई थी। कब हुई थी, 1980-81 के बीच। अगला देखो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, बोले तो सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल, क्या लिखा है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में असत्य कथन चुनो, यानी कि आपको इसमें से एक असत्य कथन बनाना है कि कौन सा है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे कि सिडबी की बात करें, सिडबी की अगर स्थापना की अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1990 में, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। और इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है कि जो छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योगों को ये क्या करता है, अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उनको उपलब्ध करवाता है। तो बताओ इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। देखिए
सिडबी है, सिडबी के लिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, असत्य कथन पूछ रहा है ना। तो देखो इसकी स्थापना कब हुई, 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। इसका कार्य लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सारे कथन सही है, एक भी कथन गलत नहीं है। सारे कथन सही है, एक भी कथन इसमें क्या होगा, गलत नहीं होगा। अगला देखो, इसमें मिस्टेक है यहाँ पे, देखना भाई, यहाँ पे 1970 से 71, इसको तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 1970 से 71। आगे देखो, अगला है जेम पोर्टल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। आपके सामने लिखा है कि जेम पोर्टल जो है इसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है। जेम पोर्टल की प्रारंभ कब हुआ था, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो इसका प्रारंभ हुआ था मार्च 2017 में। जेम पोर्टल की शुरुआत कब हुई, मार्च 2017 में। और यह केंद्र सरकार का सरकारी खरीद हेतु एक पोर्टल है। केंद्र सरकार जो भी प्रोडक्ट खरीदेगी उसका जो एक सरकारी पोर्टल है वो कौन सा है, जेम पोर्टल। एमएसएमई द्वारा तैयार उत्पादों की खरीद की जाएगी, किस पर की जाएगी, कौन से पोर्टल पर, जेम पोर्टल पर। और जेम पोर्टल आया कब था, मई 2017 में लॉन्च किया था। तो बताओ इसमें असत्य कथन है क्या कोई भी, आप कहोगे कि एक भी कथन इसमें असत्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लॉन्च हुआ था मई 2017 में। और इसमें क्या था, एक सरकारी जो खरीद होती है, सरकारी खरीद हेतु एक पोर्टल बनाया गया जेम पोर्टल, और इसमें एमएसएमई द्वारा जो तैयार उत्पाद हैं उनको खरीदा जाता है। तो इसमें से एक भी कथन गलत नहीं है। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु टर्नओवर की सीमा कितनी प्राप्त करना है, टर्नओवर की सीमा कितनी प्राप्त करना है, बताओ। महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी के लिए टर्नओवर जो है वो कितना होना जरूरी है, बताओ। वार्षिक, वार्षिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देख लो वार्षिक टर्नओवर कितना होना जरूरी, कमेंट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। देखें, नहीं बता, देखो महारत्न कंपनियां जो हैं उनका कम से कम 3 साल तक का टर्नओवर जो है वो कितना होना चाहिए, 2500 करोड़ रुपए। 2500 करोड़ रुपए से अधिक होगा 3 साल तक लगातार, तब जाके उस कंपनी को किस कंपनी का दर्जा मिलेगा, महारत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा। तो आज की क्लास की ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसमें अपन ने 16 क्वेश्चन और इकोनॉमिक सर्वे, कृषि और सेवा क्षेत्र का जो था उसके बारे में चर्चा की। कल की क्लास में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको हमारे वीडियो और ये जो सीरीज सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल चल रही है ये पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।